सीजीएल 2025 13 सितंबर थर्ड शिफ्ट के आज हम सभी वो इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करेंगे और कम समय में सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और कैसे समय को बचाया जा सकता है रियल एग्जाम में, आप उस तरह से सॉल्व करेंगे। नमस्कार, मैं दीपक, मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक सर शॉर्ट ट्रिक फास्ट ट्रिक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद है और आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और हाँ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। और कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है कि ये टॉपिक पढ़ा देना चाहिए तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ा दूंगा और उसके बाद मैं उसको उस टॉपिक पे मैक्सिमम जितने सवाल हो सकते हैं उतने आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, जो सीजीएल 2026 देने वाले हैं, जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल एग्जामिनर किस तरह से फंसाया है लड़कों को, आप देखेंगे ना। इस सवाल को पढ़ने के बाद बच्चे इसमें थोड़ा सा उलझ जाएंगे, जबकि सवाल बहुत आसान है और बहुत सीधा सवाल है, लेकिन एग्जामिनर जानबूझ के आपको इस सवाल में फंसा रहा है। देखते हैं कैसे। एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को 12% की हानि पर जेड में बेचता है। 12% की हानि पर वो जेड में बेचे, वाई में बेचे, एक्स में बेचे, किसी में भी बेचे, मतलब तो हमें इस बात से है ना कि 12% का क्या हुआ, लॉस। इसके बाद वो कह रहा है कि फिर वह उसे 0.9 जेड पर अंकित करता है। आप मुझे बताओ कि अगर कोई वस्तु जेड है और मैं उसको 0.9 जेड पर उसको क्या कर दूं, मार्क प्राइस उसका लगा दूं, तो आप क्या कर रहे हैं, 10% का इस पे क्या लगा रहे हैं, डिस्काउंट लगा रहे हैं ना। जेड की वैल्यू को 0.9 जेड पे अगर आप उसको मार्क कर रहे हैं तो इस पे आप 10% का क्या लगा रहे हैं, डिस्काउंट। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जेड से 0.9 जेड उसने किया तो 10% का क्या लगाया, डिस्काउंट लगाया। अब वो ये कह रहा है कि और 10% की छूट भी दे देता है और इसके बाद भी वो क्या कर रहा है, 10% का डिस्काउंट और दे रहा है। ये 10% का डिस्काउंट और दे रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि 10% तो उसने पहले से कम करके उस पर लिखा और उसके बाद 10% का डिस्काउंट लगा दिया, क्या ये सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं हो गया? और अगर 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट होंगे तो एक जो डिस्काउंट बनता है वो कितना बनेगा, 19% का एक डिस्काउंट बनेगा। बात क्लियर हो गई। यहां पे किसी को भी अगर कोई डाउट, ध्यान से समझना इस बात को कि 10% के अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट उसने लगाए हैं, 10% के क्या किया, अगर उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए हैं तो 19% का एक डिस्काउंट बनेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक, बात समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि अब क्वेश्चन क्या बचा कि कोई एक वस्तु थी और उस वस्तु को उसने पहले 12% का क्या किया, हानि पर बेचा, और बाद में उसने उस पर क्या किया, 19% का डिस्काउंट और दे दिया। तो यहां पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट फिर से बन गए, एक तो 12% का और एक 19% का। -12 गुणे 19 बटे 100। ये बात आप, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो 12 और 9 31 हो जाएगा और ये बचेगा 12 गुणे 19 बटे 100। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने के बाद आप इस सवाल का आंसर बता दो कि 31 में से अगर ये 20 होता, 12 गुणे 19 लिखा है तो 12 गुणे अगर ये 20 होता तो कितना आ जाता, 2.4 आ जाता। और 31 में से अगर 2.4 माइनस करोगे तो कितना आएगा, मैं ये मान के चला हूं 2.4 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 28.6। तो आप ये कह सकते हो कि जो आंसर होगा वो 28.6 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 28.6 के आसपास इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। अब आप जाके ऑप्शन चेक कर लो, इस सवाल का बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, 28.7%। यही इस सवाल का सही उत्तर था। देखा, मैंने इसमें जेड वेड का कहीं कुछ यूज किया नहीं किया। एग्जामिनर आपको क्या कर रहा है, जबरदस्ती से फंसाने की कोशिश कर रहा है और आपको उसमें फंसना नहीं है। आपको सवाल को बहुत आसान लैंग्वेज में समझना है और उसको आसान तरीके से उसको सॉल्व कर लेना है। बात क्लियर हो गई? आप कर पाए होंगे इस सवाल को और आप पहले खुद से ट्राई करके देखिएगा इस सवाल को कैसे करना है। अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सवाल, इसको आप पहले क्या करेंगे, खुद से ट्राई कर लो। खुद से ट्राई करने के बाद फिर देखो कि आपका जो मेथड और जो मेरा मेथड है उन दोनों में कितना अंतर है। आप समझने की कोशिश करिए जरा। एक विक्रेता दो प्रकार की चाय, एक तो वो कह रहा है कि 150 वाली है और वो कह रहा है, और दूसरी 200 रुपए वाली है। इसका 2 और इसका 3 हिस्सा। फिर वो ये कह रहा है कि 180 रुपए में बेचता है। 180 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि, बस यही समझना है। यही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपको समझना है, नहीं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गलत कर देंगे। आप मुझे ये बताओ कि 150 रुपए का कोई सामान आपने खरीदा और 180 में बेचा, तो आपको 30 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और उसका कितना वेट था, 2, तो 30 गुणे 2 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 60, आपको ये क्या हो गया, प्रॉफिट।
अब आप मुझे ये बताओ कि 200 रुपए की कोई वस्तु है और आप उसको 180 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, 20 रुपए का लॉस, और उसकी क्वांटिटी कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा -60। तो +60 और -60 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 0। इसका मतलब इस सौदे में उसको ना तो लाभ होगा और ना ही हानि। यही इस सवाल का सही उत्तर था। आपने किया होगा, आपने जो जिस तरीके से सवाल को सॉल्व किया है और मैंने जिस तरह से सवाल को सॉल्व किया है, दोनों में अब आप देखिएगा कि अंतर क्या है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा वाला मेथड बेहतर लगा या फिर आपको अपना वाला मेथड बेहतर लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक लग रहा है मैं जो बता रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे बता रहा हूं सवालों को, और ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तभी आप सवाल एग्जाम में जाके आप समय को बचा पाएंगे। और 15 मिनट में जो अभी सेक्शनल वो टाइम आपका जो एसएससी डिसाइड कर रही है ना, तो तभी आप 15 मिनट में 25 सवाल, 25 नहीं तो कम से कम 22 23 24 22 23 24 इतने सवाल आप कर पाएंगे। इस सवाल को पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले आप खुद से कर लो। इसमें भी मैं आपको बहुत अलग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जो आपके समय और हमारे समय में बहुत, मुझे लग रहा है कि कम से कम 70 से 80% आपके समय और मेरे समय में डिफरेंस आ जाएगा। देखो जरा कैसे, 30 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कितना है, 30 का कितना बता दिया उसने, 35,000। इतना तो समझ लिया होगा आपने। फिर वो ये कह रहा है कि 10 जो जूनियर हैं उनका औसत कितना है, 25,000। इतना ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब उसने ये पूछ लिया है कि जो शेष कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना होगा। 30 थे टोटल, उनका कितना था, 35 था, जिसमें से 10 है उनका कितना है, 25 है, तो बचे जो 20 है उनका कितना होगा, 35 तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो 10 थे, इनका 10 कितना था, 25, होना कितना चाहिए था, 35। तो इनका जो 10 का 10,000 आया, वो आप कितने में डिवाइड करोगे, 20 में। तो ये आपका जो बेसिक है वो 5,000 रुपए से इंक्रीज कर जाएगा। तो जो बचे हुए 20 हैं उनका बेसिक औसत वेतन कितना हो जाएगा, 40,000। आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट में औसत में लगाता हूं ना, इस वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ पाए तो औसत आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं कि आप समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप इस लाइन को समझ, ये वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, मेन तो यही है औसत में कि कौन गया कौन आया, कितना लाया कितना गया, यही तो है। औसत क्या होता है, औसत होता है बराबर वैल्यू, फिर कौन गया कौन आया, कितना लाया कितना गया। आप मुझे ये बताओ कि 30 टोटल थे, उनका औसत 35 था, जिसमें से 10 थे उनका औसत 25 था। औसत क्या कहता है कि औसत का मतलब होता है सब कुछ बराबर बराबर। ये जो 10 थे इनका औसत 35 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, 25। तो इसका मतलब ये 10,000 रुपए छोड़ के गए हैं, और लोग कितने थे, 10। तो ये जो 10,000 गुणे 10 है ना, ये बचे हुए जो लोग होंगे 20, ये जो बचे हुए लोग होंगे उसके औसत को ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बस आप समझ पाए इस बात को। तो 2 से 10,000 को काटेंगे कितना आएगा, 5,000। तो इनका औसत 35,000 तो था ही था पहले से ही, 5,000 और बढ़ जाएगा, तो इनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 40,000। यही इस सवाल का उत्तर था। आप समझ पाए, अब तो समझ गए होंगे, क्योंकि अब मैंने आपको और भी इसको आसान तरीके से बता दिए। अब आप इस सवाल को समझ गए होंगे। तो औसत में आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, अब देखिए कितना मजा आएगा आपको सवाल को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कर लिया था आपने पहले से, इसको बताना कौन से। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये वाला मेथड आपको बेहतर था या वो वाला मेथड आपका जो आप लगाते हैं वो वाला बेहतर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस सवाल को ना पूरे बेसिक मेथड से जाने वाले हैं, आप इसमें कुछ नया नहीं करेंगे। लेकिन आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूं उसको उस तरीके से देखिए। वैल्यू कितनी थी, 1,25,000। फिर वही कह रहे 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है, कितने वर्षों के बाद ये बढ़कर 1,75,616 रुपए हो जाएगी। मैं बोलूंगा कि इसका सीधा उत्तर 3 साल आना चाहिए। पूछो कैसे आएगा। आप मुझे ये बताओ कि 1,25,000 है, अगर मैं इस पे आपको बोलूं कि 12% की जो दर दी गई है, उस दर से उसका 1 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 1 लाख पे तो 12,000 और 25,000 पे और 3,000, तो 1 साल का ब्याज उसका कितना हो जाएगा, 15,000। अब आप मुझे ये बताओ कि 2 साल में जो ब्याज होगा 30,000 और प्लस 15,000 का और 12%, तो क्या ये 1,25,000 और 1,75,000 दोनों में अंतर कितना है, ये 1,75,616। तो दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 50,616।
बात क्लियर हो गई। तो आपको ब्याज 50,616 रुपए चाहिए, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि सर 1 साल का ब्याज तो 15,000 होना चाहिए। अगर 1 साल का ब्याज 15,000 है तो 3 गुणा करोगे तो 15 3 45, और ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट होता है, इसलिए 15,000 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 45,000, और ब्याज के ऊपर ब्याज और लगा दोगे तो ये 50,616, ये इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। मैंने इस सवाल को पूरा सॉल्व नहीं किया है, आप सॉल्व करके देखिएगा, इस सवाल का उत्तर यही आने वाला है। और ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिएगा कि ये 15,000 हो गया 1 साल का, अगले साल का कितना 15,000, फिर अगले साल का कितना 15,000। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे तो 12 15 कितना 1800, ये हो गया। 15 और 15 कितना 30,000, तो इस पे कितना हो गया 3600 हो गया। और 1800 पे और 12% की अगर बात करोगे तो 1800 गुणे 12 अगर आप करोगे तो 18 2 36, और 18 1 18 और 3 21 216, इन सबको आप जोड़ दीजिएगा, 15 3 45,000, और इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलने वाली है। बात क्लियर हो गई? समझ गए होंगे इस सवाल को कैसे करना है। इंटरेस्ट वाला सवाल समझ में आ गया। तो इस तरह के आप सवाल और निकालिए अपनी प्रैक्टिस बुक में, और इसके बाद सॉल्व करिए, फिर आप बताइए कि आपको दिक्कत कहां पे, फिर मैं इसको और इस तरह के कुछ सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा, ताकि आप मेथड को, कॉन्सेप्ट को पकड़ पाएंगे। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये रहा अगला सवाल, आ गया औसत का। अब औसत का सवाल मैंने अभी आपको जस्ट कराया कि 30 का औसत इतना है, 10 का औसत इतना है, तो बताओ कि बचे हुए जो 20 होंगे या बचे हुए जो कर्मचारी उनका औसत कितना है। अभी एक सवाल मैंने कराया। अब ये सवाल आप करके बताओ कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए। बात क्लियर है? क्वेश्चन ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये आप मुझे बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट, कर पाएंगे इस सवाल को? अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं इस सवाल को वापस से सॉल्व करा दूं। चलिए अच्छा, मैं करवा ही देता हूं। देखिए, परीक्षा में एक छात्र का औसत कितना था? 72 था। यदि उसके उच्चतम स्कोर को निकाल दिया जाए तो औसत 70 हो जाता है। उच्चतम स्कोर, औसत का मतलब क्या होता है? बराबर। तो पहले आप 72 निकाल दीजिए। कितना निकाल दिया? 72 निकाल दिया ना। 12 परीक्षाओं में था क्या? 12 परीक्षाओं में एक छात्र का औसत स्कोर कितना था? 72 था। यदि उसके उच्चतम स्कोर को निकाल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि उसका उच्चतम स्कोर कितना था? 72 था। अब वो ये कह रहा है कि लेकिन औसत उसका कितना हो गया? 70 हो गया, 2 कम हो गया। तो एक परीक्षा अगर निकाल दी जाए तो फिर भी उसकी 11 परीक्षा बचेंगी, और 11 परीक्षा अगर औसत 70 हो गया तो 2 कम हो गया, तो 11 2 22 इसके साथ आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक परीक्षा निकाली गई है तो 2 कम क्यों हो गया? क्योंकि वो जो एक परीक्षा निकाली गई है उसके मार्क्स ज्यादा रहे होंगे, तो वो अपने साथ लेके चला गया। तो 72 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 94। यही इस सवाल का उत्तर था। बात समझ गए या नहीं? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, औसत में कौन आया कौन गया, कितना लाया कितना गया, यही औसत है, इसके अलावा कुछ और औसत नहीं है। इस सवाल को आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इस सवाल और इस तरह के कई सवाल मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आगे। समझ पाए? ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल सीजीएल के हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, चाहे वो आपका सीपीओ हो। हर एग्जाम में एसएससी इस सवाल को पूछता है। इसको आप क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ये कौन सा टॉपिक है? पार्टनरशिप का ये सवाल है। तो इस टॉपिक से एसएससी कभी भी एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछ ही लेता है, आसानी से पूछ लेता है। इसलिए इस सवाल को सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 2 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे या आप बहुत लंबा समय लेने वाले हैं, तो भी आप रेस से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। इसलिए हम समझते हैं इस सवाल को। पी और क्यू व्यवसाय से शुरू करते हैं, करने दीजिए। पी क्यू की पूंजी का 3 गुना। मैं ये पी मान लेता हूं, ये क्यू। अगर क्यू 1 है तो पी कितना? 3 गुना, मतलब 3। 7 महीने बाद, तो 7 महीने तक तो इन्होंने एज इट इज रखा ना मामला। 7 महीने बाद मतलब 7 महीने का जिस अनुपात में था उसी अनुपात में रहने दिया। पी अपनी पूंजी का क्या कर रहा है? पी अपनी पूंजी को दुगनी कर देता है। 7 महीने बाद पी अपनी पूंजी को दुगनी कर दे, 3 की कितनी हो गई? 6, और 6 गुणा कितना? 5। फिर वो कह रहा है कि यदि व्यवसाय की और पी अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लेता है। सॉरी, इसमें क्या कह रहा है कि पी अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लेता है। अगर 3 थी, 1/3 हिस्सा उसने निकाल लिया। समझना ध्यान से, यहीं पे मेन पॉइंट है, यहीं पे आप फंस जाओगे। 1/3 हिस्सा निकाल लिया, मतलब 1 निकाल लिया, तो बचा कितना? 2, और समय कितना? 5। क्यों क्या कर रहा है? दोगुनी कर दे रहा है।
और गुणे कितना 5, बस। अब इनका पी और क्यू का अगर मैं आपसे रेशियो पूछ लूं, पी अनुपात क्यू का, तो 7 3 21 और 5 10, 5 गुणे 2 10, तो 21 और 10 कितना हो 31, और 7 1 7 और 5 गुणे 10, तो ये कितना हो गया 17। तो P और Q का जो अनुपात आया वो कितना आ गया 31:17। और आप जानते हैं पार्टनरशिप में कि जिस अनुपात में इनकी राशि होती है उसी अनुपात में प्रॉफिट को बांट दिया जाता है, ये बात आप जानते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, Q का हिस्सा उसने पूछ लिया, तो 17 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, Q का हिस्सा अगर मैं निकालूं तो ये 17 और 31 कितना 48, और गुणा कितना 17, और इधर कितना 60,000। ये सवाल बन गया आपका। अब आप इस सवाल को सॉल्व करिएगा। मुझे पता है कि आप इस सवाल को सर भाग कर देंगे तो 12 पंचे कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा, 50 में फिर आप भाग देंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या में 17 का क्या किया गया, गुणा किया गया। क्या आप डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते? दिमाग में डिविजिबिलिटी नहीं आ रहा? डिविजिबिलिटी का वीडियो डाला है मैंने, जाके देखो उसको, कैसे बड़े बड़े सवालों में डिविजिबिलिटी यूज करते हैं। 17 का 12 क्या 17 से कटेगा? कभी नहीं कटेगा। क्या 18 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। इन दो ऑप्शन को चेक करना है, तो चाहे इसको चेक कर लो चाहे इसको चेक कर लो, एक नहीं होगा एक हो जाएगा। तो मैं इसको चेक कर लूं, 17 1 17 4 21, 17 दूनी 34, 8 17 5 85। यही इस सवाल का उत्तर हो गया 21,250। बात क्लियर है? समझ पाए मैंने क्या किया? 17 की डिविजिबिलिटी को चेक कर लिया, और 17 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के बाद इस सवाल का उत्तर समझ में आ गया कि इस सवाल का ये वाला उत्तर होना चाहिए। कर पाए होंगे। ऐसा एक सवाल अगर और आता है तो आप कर ले जाएंगे। आगे है इस तरह का सवाल तो आप उसको करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी ने एक नया ट्रेंड निकाला है, और नई इसको भी आप अगर देखेंगे तो मोटा मोटी ये आपका सवाल इसी मतलब पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं, लेकिन एसएससी ने इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछना शुरू कर दिया है। इसलिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, और आप समझेंगे इस सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एम और एन एक किराए की संपत्ति साझा करते हैं। एम 6 महीने के लिए 16 मशीनों का उपयोग करता है। एम क्या कर रहा है? 6 महीनों के लिए 16 मशीनों का उपयोग करता है, जबकि एन 5 महीने के लिए 24 उपकरण क्या कर रहा है? 24 उपकरण। 4 महीने के लिए क्या कर रहा है? 36 औजार। और क्या कर रहा है? उपयोग करता है। 5 महीने के लिए 24 उपकरण और 4 महीने के लिए 36 औजार उपयोग करता है। अब आप मुझे ये बताइए कि मशीन, उपकरण, औजार 3 अलग अलग वस्तुएं हो गई, तो 3 अलग अलग वस्तुओं का एक साथ अगर आपको इनका पार्टनरशिप बैठाना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा कि एक वस्तु दूसरे के सापेक्ष में कितनी है। कंपैरिजन हमेशा एक चीज के बीच में होता है। लड़कों का कंपैरिजन होता है, लड़कों का गधों के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लड़कों का लड़कियों के साथ कंपैरिजन, कुत्तों का बिल्ली के साथ कंपैरिजन। तो तुलना जो आप करेंगे वो क्या करेंगे? सेम कैटेगरी में करेंगे, वही है ना। तो अब आप ये देख लो, यदि 3 मशीनें, उसने क्या बोल दिया, 3 मशीनें किसके बराबर है? 6 उपकरण के बराबर है, और 2 उपकरण 3 औजार के बराबर है। अब ये बताओ, 3 मशीनें 6 उपकरण, 2 उपकरण 3 औजार, तो इन दोनों उपकरण और उपकरण दोनों में कॉमन हो गया, तो आप ये कह सकते हो कि 3 मशीनें 6 उपकरण, और इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 औजार। ये हमने निकाल दिया। ये जो कंपैरिजन किया वो समझ में आ गया। तुलना जो हमने बैठाई है ना कि कौन किसके बराबर होगा, ये बात समझ में आ गई। अब कर लेते हैं सवाल को। तो उसने क्या किया, मैं सबको कन्वर्ट कर दे रहा हूं किसमें? मशीनों में। तो 16 मशीनें 6 महीने के लिए। फिर उसने क्या किया कि एन ने 5 महीने के लिए 24 उपकरण, तो 24 उपकरण, 6 उपकरण 3 में मशीन बराबर है, तो 24 उपकरण है, 4 6 4 3 12, तो 12 मशीनों के बराबर हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, औजार भी यूज किए थे, 36 औजार, तो 9 चौको 36, 4 3 12, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 महीने के लिए 12 मशीनें। यहां तक बात समझ गए? ये वाली लाइन आप समझ पाए या नहीं कि मैंने कैसे इनका रेशियो बनाया? 16 6 96, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 चौको 48, 108। तो एम और एन का रेशियो अगर आपसे पूछा जाए तो 96:108 आ गया, कि जो किराया होगा वो एम देगा 96 और एन देगा 108। अब उसने पूछा कि एम किराया का कितना हिस्सा चुकाता है, तो एम जो है किराया का 96 हिस्सा चुकाता है। किससे? 8 से 14, और ये हो जाएगा आपका 9 10 204।
204 तो दोनों का हो गया ना, तो 204 का 96 हिस्सा किसका है? m का है। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि 17 नीचे सभी में आ रहा है, 17 नीचे सभी में आ रहा है, तो 17 ये संख्या आप 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 एकन 4, और 4 को इसको काटेंगे 24 चौको 96, 3 से और कट जाएगा, तो 3 से कटेगा 3 17 51, 3 8 24, तो इसका मतलब ऊपर कितना आना चाहिए? 8। तो यही इस सवाल का उत्तर हो गया, 8:17, मतलब 8/17वां हिस्सा कौन चुकाएगा? m चुकाएगा। इस सवाल को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्यों? क्योंकि एसएससी सीजीएल 2025 में इस तरह का सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया, और एक नहीं कम से कम दो सवाल पूछे गए, इसलिए पूरी संभावना है कि 26 में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस सवालों को प्रैक्टिस अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, समझ पाए बात को? चलिए अगला सवाल ये आ गया। मैंने अभी बताया था कि पार्टनरशिप से सवाल एसएससी बार बार पूछ रहा है, और हर एग्जाम में पूछ रहा है, और कम से कम 2 से 3 सवाल पूछ रहे हैं। तो एक्स वाई जेड, इस सवाल को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, देखते ही आप इस सवाल का उत्तर बता सकते हैं। उसने पूछा किसका हिस्सा है? वाई का हिस्सा पूछा है। अब वाई का हिस्सा आप देख के बता दीजिए कि इसका वाई का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया? एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड आप निकाल लीजिए, उसके बाद 50,000 का जो दिया गया है रेशियो, 50,000 का कुल लाभ है, कुल लाभ को डिवाइड करके वाई का हिस्सा आप निकालिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ठीक है, ना समझ में आए तो फिर आप बताइएगा कि ये सवाल मुझे नहीं आया, मैं इस सवाल को आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन आप करिएगा जरूर इस सवाल को। अगला, इस तरह का सवाल भी पहले मेंस लेवल में ये सवाल आया करता था, लेकिन अभी एसएससी ने पैटर्न को चेंज किया है, इसलिए प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल को पूछने लग गया है। एक बुक स्टोर ने 10 बॉक्स ऑर्डर किए हार्ड कवर को मैं H लिख देता हूं, और पेपर बैग को मैं P लिख देता हूं। इसने क्या किया? 10 इसके और कुछ मतलब P बॉक्स इसके मंगवा लिए। हार्ड कवर की प्रति बॉक्स कीमत पेपर बैग से दोगुनी, अगर इसकी 1 होगी तो इसकी 2 हो जाएगी। ऑर्डर की त्रुटि के कारण मात्राओं को आपस में बदल दिया गया, जिससे बिल में 20% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले बिल अगर 5 रुपए आएगा तो बाद में कितना हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? P, और इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई? 10। इतनी बात आप सवाल से समझ पाए होंगे। सवाल कह रहा था, शॉर्ट में आप समझ लो कि हार्ड कवर के 10 बॉक्स मंगाने थे और पेपर सॉफ्ट के 5 कवर मंगाने थे। इसकी कीमत, हार्ड कवर की कीमत दोगुनी थी पेपर सॉफ्ट से, लेकिन जब ऑर्डर लगाया गया तो ऑर्डर हो गया उल्टा हो गया, ऑर्डर त्रुटि हो गई, तो हार्ड कवर के P बॉक्स आ गए और पेपर बॉक्स के 10 बॉक्स आ गए। इसलिए जो उसका मूल्य आ रहा था, जो उसकी कीमत आ रही थी, वो 20% वृद्धि होगी, मतलब 5 से 6 हो गया। अब मैं इसका क्या रेशियो निकाल दूं? आप मुझे ये बताइए कि 10 बॉक्स मंगाने थे, 2 रुपए कीमत थी, तो पहले उसकी कीमत ये आनी चाहिए थी, और बाद में उसकी कीमत कितनी आई? 2 रुपए उसकी कीमत थी, P बॉक्स आ गई, और 1 रुपए इसकी कीमत थी, 10 बॉक्स आ गए। पहले 5 रुपए था, बाद में 6 रुपए हो गया। यही है ना? अब ये सवाल बहुत आसान हो गया। 10 दूनी 20, और 20 में 6 का गुणा करेंगे 120, और ये कितना हो जाएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10P, तो 10P इस तरफ आएगा, और 6, तो ये कितना बचेगा? 4P। और इधर कितना? 10 छिक्का 60, 60 में से कितना चला गया? 10 5 50, तो ये कितना बचा? 70। तो उसने पूछा क्या है? मूल रूप से हार्ड कवर और पेपर बॉक्स का अनुपात क्या था? तो हार्ड कवर कितने थे? 10, और पेपर बॉक्स कितने थे? P। तो इधर कितना बचा? 4, और इधर कितना बचा? 7। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ पाई? आसान था, कर ले गए होंगे इस सवाल को। अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश की होगी ना, इस सवाल को कर ले गए होंगे। यही इस सवाल का उत्तर था, 4:7। तो अभी मैंने इस सवाल के, इस पेपर के मैंने आपको लगभग 6 से 7 सवाल करवा दिए हैं, 3 4 5। तो अभी 5 सवाल और इस सेट के बचे हुए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने वही 14-15 सवाल निकाले हुए थे, मैं उनको सॉल्व करा रहा था। तो अभी मैंने 6 से 7 सवाल लगभग आपको करवा, नहीं 7 नहीं, मैंने लगभग आपको 9 सवाल करवा दिए हैं। तो आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि सर ये वाला सवाल आप दोबारा बता दीजिए। इसके जो बचे हुए 5 सवाल है वो मैं आपको नेक्स्ट, जो अगले वाला वीडियो है ना, उसमें मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, लग रहा है कि आप पेपर में मेरे कॉन्सेप्ट से समय को बचा सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर कि आपको कहां पे दिक्कत आ रही है और कहां पे आप सवालों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और कहां आप समय ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं उन सवालों में आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आप
मेन एग्जाम सेंटर में हॉल में जाके जब प्रेशर के साथ आप करोगे ना, तो आप समय को बचा पाओगे और आप इस रेस में आगे रहोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप इन सवालों को प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।